ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो इनकम है 5 हेड्स में है, एक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम वाली हाउस प्रॉपर्टी हो गई, सैलरी हो गई, एम्प्लॉयी रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप, फिर आता है बिज़नेस और प्रोफ़ेशन। बिज़नेस और प्रोफ़ेशन में बच्चों क्या फ़र्क है? बिज़नेस का मतलब है बिज़नेस करना। बिज़नेस का मतलब हो गया बच्चों अ अ, लाइक रेगुलर प्रॉफ़िट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे माल को खरीदना, बेचना, सर्विसेज़ देना लोगों को। और जिसके लिए कोई बहुत स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, स्किल तो चाहिए, मगर डिग्री नहीं चाहिए, जैसे कोई स्टैट्यूटरी डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन प्रोफ़ेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर। ये एग्ज़ाम्पल है, इससे समझ आ जाता है प्रोफ़ेशनल क्या है। इसके लिए पहले एक स्टैट्यूटरी डिग्री चाहिए। इसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले एक डिग्री चाहिए और फिर हमको उस डिग्री के बेसिस पे हमको प्रैक्टिस करनी है और फिर हमको जो कमाई होगी वो इनकम फ्रॉम प्रोफ़ेशन होगी। इनके लिए हेड एक ही है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफ़ेशन। और फिर आता है चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करना। कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करना। कैपिटल एसेट्स क्या होती है? जैसे प्लॉट ऑफ लैंड है, मकान है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, शेयर्स है, ये एसेट्स हैं। यदि हम इनको बेचते हैं, तो वो कैपिटल गेन होता है और ये भी 2 तरह का होता है जो कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से बनता है और बच्चों जो लॉन्ग टर्म गेन है वो लॉन्ग टर्म जो बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो होल्डिंग पीरियड्स का रोल है सारा। और यदि होल्डिंग पीरियड क्या है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक, होल्डिंग पीरियड है बच्चों, यदि हमारे पास कोई इमूवेबल एसेट है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, तो होल्डिंग पीरियड 2 इयर्स है। 2 साल हो गए, तब बेचा, तो लॉन्ग टर्म, 2 साल से कम है, तो शॉर्ट टर्म। और यदि शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह हैं, तो होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है। और यदि और बच्चों यदि अदर एसेट्स है, इमूवेबल नहीं है और लिस्टेड सिक्योरिटी भी नहीं है, तो होल्डिंग पीरियड हो गया 3 इयर्स। यस, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड इमूवेबल एसेट नहीं है, शेयर्स भी नहीं है, तो होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 3 3 इयर्स हो गया बच्चों। और यदि कोई और एसेट्स है, जैसे मैंने बोला इमूवेबल एसेट है, तो होल्डिंग पीरियड हो जाएगा, यदि बच्चों इमूवेबल एसेट है, तो होल्डिंग पीरियड हो जाएगा 2 इयर्स। अब आप कहेंगे ये होल्डिंग पीरियड क्या है? होल्डिंग पीरियड का बच्चों ये मतलब है कि यदि हमने उस एसेट्स को रखा, मैं एसएससी हूँ, मैंने उस एसेट्स को रखा और फिर बेचा, तो वो देखना पड़ेगा कि पहली बात तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए और फिर वो होल्डिंग पीरियड देखना है। दोनों चीज़ों को देखना, कैपिटल एसेट है, यदि वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। मान लीजिए हमारे घर का फर्नीचर और सोफ़ा और घर की बिलॉन्गिंग्स हैं, तो वहाँ पर जो सामान है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो बेचने से कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत वो हो गया कि अरे क्या निकालना है, इसमें तो है ही नहीं कैपिटल एसेट। अब मान लीजिए घर में फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, कार है, घरेलू, डोमेस्टिक, और वो डेप्रिसिएबल नहीं है, तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। जब वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। अब होल्डिंग पीरियड का क्या करना है? अब आता है वो एसेट होनी चाहिए, तो कैपिटल एसेट होती क्या है? कुछ चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड,
इन रूरल एरिया, ये कैपिटल एसेट नहीं है। घर का सामान, पर्सनल इफेक्ट्स, ये नहीं है, मगर पर्सनल ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। तो पर्सनल ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, मगर घर का जो सामान है, फर्नीचर, कार वगैरह, मगर घर कैपिटल एसेट है। घर और घर में रखी हुई ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। यदि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, तो वो कैपिटल एसेट है। और बस मैंने बताया, पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं है। किचन के बर्तन वगैरह और जो भी हमारी डोमेस्टिक चीजें हैं, घर को छोड़कर, ज्वेलरी को छोड़कर, शेयर्स को छोड़कर, तो ये 3 चीजें डिस्पाइट दैट वो पर्सनल है, मगर कैपिटल एसेट है। मगर घर की कार जो है, कितनी भी महंगी हो, कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज़ वो पर्सनल इफेक्ट है। तो उसका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, उसको बेचने से जो भी कुछ गेन या लॉस होगा, ना वो टैक्सेबल होगा, ना वो सेट ऑफ होगा। तो कैपिटल ऐसा भी बच्चों, मैं मेमोरी बेस्ड ही एक जनरल लेक्चर ले रहा हूँ, सो दैट आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक जनरल आइडिया इनकम टैक्स का होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। और ये शुरुआत का ही एक लेक्चर होता है, एक जनरल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होता है। As I told you, there are 5 heads of income, 5 heads. So as I have just explained the meaning, one is salary. There is a sequencing. One is a salary. Second is house property. Salary is you are an employee and you get income from salary. As I'm working for college, I'm working for DAV PG college, and whatever I get from my college as remuneration is my salary. And if I get any perquisites or any contribution of employer to my provident fund, that is also salary. And whatever employer gives to employee as perquisites, perks क्या हैं? फैसिलिटीज, जैसे भी आपने सुना होगा बच्चों, कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया बढ़िया नौकरी होती है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, गाड़ी, ड्राइवर और फ्री यूज ऑफ मेनी थिंग्स। और आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर को बहुत ज्यादा पर्क्विजिट्स मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सम्मान के साथ साथ उन्हें पर्क्विजिट्स भी बहुत मिलते हैं। बहुत सारे लोग सिविल को प्लान भी करते हैं, और दो रिजल्ट बहुत कम रहता है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम होता है, बट उनको पर्क्विजिट्स बहुत होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, गाड़ी मिलती है। तो ये सब पर्क्विजिट्स है, पर्क्स, PERKS, और पूरा शॉर्ट में ये बोलते हैं, वैसे स्पेलिंग है PERQUISITES, पर्क्विजिट्स। एंड सैलरी हो गई। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, एज आई टोल्ड यू, रेंटल इनकम और द लैंडलॉर्ड। एंड इफ ही हैज लेट आउट द हाउस, तो उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एंड थर्ड हो जाएगी बच्चों, बिजनेस और प्रोफेशन। यदि उसकी कपड़े की दुकान है, किताबों की दुकान है, बर्तन की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, या वो रिपेयर सर्विस है, उसकी सर्विस प्रोवाइडर है, वो प्लम्बर है, या वो इलेक्ट्रीशियन है, या वो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज देता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ठीक करता है, वो भी बिजनेस ही है। सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी बिजनेसमैन बोलते हैं, आपने देखा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक साथ लगता है, तो वो भी बिजनेस में आएगा। लेकिन प्रोफेशनल कौन है? जिसको स्टैट्यूटरी डिग्री चाहिए और वो नौकरी ना करे, अपनी प्रैक्टिस करे। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर ले और अपनी फर्म खोल ले, तो वो तो बच्चों हो जाएगा प्रैक्टिस। if my son is a chartered accountant and he has opened a company called Dung and Company, chartered accountant, so it is a CA practice. He has done a professional course and he is practicing as a chartered accountant, so he has got a firm, uh, and other his spouse and brother is partner, so it is a CA firm and it is a profession. They will calculate income from profession, okay? And if a doctor practices independently, you might have seen many doctors working in Dehradun, they have got their own hospital and clinic. This is income from profession. But if the doctor works for Doon Hospital or Max Hospital, then he gets remuneration, it is income from salary. Remember it, there is a difference. जब वो आदमी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी नौकरी कर रहा है और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल इनकम में नहीं माना जाएगा, डिस्पाइट दैट ही possesses प्रोफेशनल डिग्री, इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर आता है इसमें बच्चों कैपिटल गेन, एज आई टोल्ड यू, दो तरह के होते हैं। पहली बात तो आइटम कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और फिर वो बेचने से, ट्रांसफर करने से उसको गेन होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। तो जो कैपिटल एसेट है उसको हम देखते हैं होल्डिंग पीरियड कितना है, क्या है। फिर अभी बताया मैंने कुछ एसेट्स के लिए शेयर्स और लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए
इट इज होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर। अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए होल्डिंग पीरियड इज 3 इयर्स। यस, अगर जो मान लीजिए डिबेंचर्स अनलिस्टेड है तो होल्डिंग पीरियड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स में मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। होल्डिंग पीरियड फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, क्योंकि लिस्टेड में तो आई एम वेरी मच श्योर इट इज 1 ईयर। अनलिस्टेड शेयर्स 24 मंथ्स है। यस, वो याद आ रहा था कुछ। होल्डिंग पीरियड फॉर अनलिस्टेड शेयर इज 24 मंथ्स, और डिबेंचर्स के लिए यदि वो अनलिस्टेड है तो 3 इयर्स है। और लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स एंड डिबेंचर्स बोथ, इफ दे आर लिस्टेड होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर। बॉन्ड्स वगैरह लिस्टेड हैं तो लिस्टेड क्या होते हैं? यदि वो शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, कंपनी लिस्टेड है। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, सो दे हैव गॉट अ लिस्टेड शेयर्स बिकॉज वो हमारे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ऑनलाइन उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये जो शेयर्स हैं बच्चों, लिस्टेड है तो होल्डिंग पीरियड 1 ईयर हो जाएगा। इनको बेचने या खरीदने से, खरीदेंगे पहले फिर बेचेंगे, जो ट्रांसफर करने से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और मकान वगैरह लैंड जो है उसका होल्डिंग पीरियड 2 साल है, और बाकी गोल्ड वगैरह और अदर एसेट्स का होल्डिंग पीरियड 3 साल है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से फर्क क्या क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है बच्चों, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है उससे जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और उसमें एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, कि आप इंडेक्सेशन कर सकते हो कॉस्ट को। अब कोई कहेगा कि ये कॉस्ट का इंडेक्सेशन क्या होता है? बच्चों, कॉस्ट का इंडेक्सेशन ये है कि यदि आपने उस एसेट्स को पुराना पहले खरीदा और 10 साल बाद बेचा, तो 10 साल का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था, तब पैसे की क्या कीमत थी महंगाई के अनुसार, और आज क्या कीमत है, उससे हम उसको इंडेक्स कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, उससे क्या होगा, कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है। अब मान लीजिए जो सीआईआई है, सपोज कीजिए बच्चों, अभी 317 है 21 22 का, 2021 का 301 है। तो जो आपका ईयर है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, सीआईआई। और ये शुरू हो रहा है 0102 से। 0102 में सीआईआई 100 है। तो अगर जो किसी ने कोई प्रॉपर्टी 0102 में खरीदी, तब 100 रुपए की खरीदी, तो उसको घटाने को 317 रुपए 317 मिलेंगे। तो यूनिटरी लगा देंगे हम। यदि उसने प्रॉपर्टी कब खरीदी, 2001-2 में, तो तब 100 रुपीज थे। आज वही 100 रुपीज 317 हो गए। तो वो 100 रुपए खर्च करेगा तो 317 घटाएगा। मान लीजिए उसने एक प्रॉपर्टी 100 रुपए की खरीदी 0102 में, और अभी बेच रहा है वो 500 की, 507 की, सपोज एग्जाम्पल है। तो 507 माइनस 100 घटाएगा तो 400 आएगा। नो, यदि वो शॉर्ट टर्म है तो 400 आएगा गेन, यदि होल्डिंग पीरियड, जो भी अब होल्डिंग पीरियड है। अब मान लीजिए यदि उसने वो प्रॉपर्टी बेची 507 रुपीज की, तो और वो होल्ड करने के बाद 3 साल के बाद बेची, तो वो लॉन्ग टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म हो गई तो वो 100 नहीं घटाएगा, कॉस्ट 307 घटाएगा, क्योंकि तब के 100 आज के 307 है। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो हम इसको अपनी कॉस्ट को क्या कर लेते हैं बच्चों, इंडेक्सेशन कर लेते हैं। तो हम इसको बच्चों जब कॉस्ट को इंडेक्सेशन कर लेते हैं, हम वो कॉस्ट घटाते हैं। इसके बाद एक सेक्शन 54 भी आती है। इसमें यदि किसी ने मकान खरीदा, 10 साल रखा, अब 2 साल रखना है, 10 साल रख लिया, बेचा, पहली बात तो कॉस्ट इंडेक्स करेगा, जो अभी 100 और 507 और 307 का लॉजिक दिया। उसके बाद जब उसने मकान बेचा तो उसको काफी गेन हो गया। अब वो कह रहे हैं यार मैं इस गेन पे तो टैक्स लगेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म गेन है तो फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फ्लैट 20% टैक्स लगता है, मेजोरिटी में, कुछ केसेस में 10% लगता है। तो उसमें एक बात आएगी
वो कहेगा यार मुझे टैक्स नहीं देना, क्योंकि मकानों को बेचने में तो प्रॉफिट भी बहुत होता है। सपोज उसने 50 लाख का बेचा, 10 लाख का खरीदा था, तो 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और यदि उसने कॉस्ट इंडेक्स भी कर ली तो भी 15 लाख हुई, 10 के 15 घटाने को मिली, इंडेक्सेशन कर लिया। वो तो सीआईआई से होगा। सीआईआई बच्चों एग्जाम में दिया होगा, सीआईआई, सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो जब उसने कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लिया, 10 लाख थे 15 हो गए, 15 घटाए 50 में से 35 लाख, उसका दिमाग घूम रहा है यार मैं 20% टैक्स कहां से दूं, 7 लाख। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। अब ऐसे तो कर नहीं सकते सर, मैं नहीं दूंगा तो आप बच जाओगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, खतरनाक होता है, पावर्स बहुत है। तो ऐसे में आप उनसे पूछते हो साहब कोई तरीका है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हो या लॉयर ऑफ इनकम टैक्स से पूछते हो, तो बताता है कि हाँ आप एक और मकान खरीद लो, मकान का पैसा मकान में ही लगा दो, तो आपका कैपिटल गेन बच जाएगा। ये सेक्शन 54 है। यदि किसी को मकान बेचने से गेन हो रहा है और वो मकान में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कैपिटल गेन हो रहा है, तो ये और वो गेन को इनकम टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो ये कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक बात और आती है इसी में कि हम्म, इसी में बच्चों एक पॉइंट और है कि बहुत सारे कुछ और है केसेस। सेक्शन 54 ईसी है, 54 बी है। खैर अभी मैं एक बार अदर सोर्सेज का पहले मतलब समझा दूं, उसके बात लंबी भी हो रही है। अभी एक जनरल आइडिया लेने के लिए मुझे लगा चलो कोशिश करता हूं। अब बच्चों 54, अभी चलो 54 पे नहीं आ रहा हूं, अदर सोर्सेज पे आते हैं। आप देखिए 4 हेड्स हो गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन। यदि इनमें 4 हेड्स में किसी की इनकम फिट नहीं हो रही है तो वो अदर सोर्सेज में आएगी। क्या इनकम हो सकती है जो अदर सोर्सेज में आएगी? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स इन एक्सेस ऑफ 50,000, इन एक्सेस ऑफ 50,000। ठीक है, तो सैलरी, तो हाँ सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय इन द हैंड्स ऑफ हिज विडो और लीगल एग्जीक्यूटर। जो पेंशन इनकम है ये भी घटती है, 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है या 1/3 ऑफ पेंशन। बहुत सारी इनकम पर जो अदर सोर्सेज का मतलब है जो बच खुच गया वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। एंड हाउ मेनी हेड्स आर देयर? 5 हेड्स। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट, as I told you, salary, house property, business or profession, capital gain, other sources। अदर सोर्सेज में समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर सोर्सेज में आ रहा है बच्चों हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैंने बताया डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम फ्रॉम लैंड। यदि किसी को प्लॉट ऑफ लैंड पे ही रेंटल इनकम मिल रही है, कई बार लोग वहां पार्किंग वार्किंग बना लेते हैं तो प्लॉट ऑफ लैंड से रेंटल इनकम होने लग जाती है। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स इन एक्सेस ऑफ 50,000। यदि आपके नॉन रिलेटिव्स हैं और आपको 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिल रहा है अदर देन द मैरिज ओकेजन, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। एंड सबलेटिंग है इनकम। सबलेटिंग क्या होती है? टेनेंट ने टेनेंट को रख लिया अपने अंडर में, तो सबलेटिंग इनकम बोलते हैं। इसके सिवाय बच्चों ये बहुत बेसिक लेक्चर है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और I'm just recalling because it is all on memory based. I was not prepared, so I opened the device and started recording. So that I just thought that थोड़ा सा बना लेता हूँ वीडियो, एंड सोच रहा हूँ अदर सोर्सेज में बहुत कुछ आता है। डिविडेंड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, लॉटरी इनकम, टीवी गेम शोज, हॉर्स रेस इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स एक साथ याद आए, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो पांचों हेड्स की जब इनकम को हम पहले निकाल लेते हैं
फिर कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव होती है, तो उसको सेट ऑफ करते हैं बच्चों। अब जैसे हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव है और सैलरी पॉजिटिव है, तो सेट ऑफ हो जाएगी। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से उसको लॉस होने लग रहा है 2 लाख का, और सैलरी से इनकम हो रही है 10 लाख की, तो उसकी इनकम 10 माइनस 2 करके 8 आ जाएगी। तो क्या सारे हेड्स आपस में सेट ऑफ होते हैं? नो। कुछ हेड्स होते हैं, नॉट ऑल। कुछ हेड सेट ऑफ होते हैं, सारे हेड सेट ऑफ नहीं होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर उसकी जो इनकम आती है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उस ग्रॉस टोटल इनकम से बच्चों कुछ डिडक्शंस घटाता है वो। कुछ बच्चों का ये कहना था, हाँ, बीच में मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलेटर बीकॉम के एग्जाम में अलाउड होता है, प्रोफेशनल एग्जाम में भी अलाउड होता है, तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिए। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है। तो इसके बाद बच्चों वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से, मान लीजिए उसने लाइफ इंश्योरेंस कराया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हैं, कुछ 80C, सी फॉर कैट, 80 न्यूमरल हो गया, तो 80C में यदि कुछ ने इन्वेस्टमेंट करा है 1.5 लाख तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हो जाता है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। 80 तक की डिडक्शन लेनी है, बट कुछ मेन डिडक्शन है। कुछ बच्चों का ये कहना था साहब बहुत लंबी लिस्ट है डिडक्शंस की, हम कैसे करें? तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई इतनी डिडक्शंस नहीं चाहिए, जो मेन इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है वही वाली पढ़ लीजिए। हालांकि आपके कोर्स में पार्टनरशिप भी है बच्चों, ये मैंने बाद में नोटिस किया, तो आई होप पार्टनरशिप के चांसेस कम है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस हैं इंडिविजुअल का आने के। और फिर वो घटाता है यदि उसने कुछ डोनेशन दिया है। 80G, जी फॉर गाजियाबाद, 80G का डिडक्शन घटाता है। 80U डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। 80D मेडिकल, 80DD, हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है। 80DDB यदि उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कोई और वो डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए 80DDB का डिडक्शन है। तो इस तरह से बच्चों ये डिडक्शंस घटते हैं। फिर उसकी टैक्सेबल इनकम आती है। अब टैक्सेबल इनकम में भी बच्चों दो हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ये न्यू टैक्स रिजीम का मतलब है यदि वो बहुत सारी डिडक्शन फॉरगो कर दे, तो उसको नए टैक्स में टैक्स रेट लगता है। और यदि वो बहुत सारी डिडक्शन लेना चाहता है, जैसे 80C से 80U की लेना चाहता है, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन लेना चाहता है, कुछ और डिडक्शन लेना चाहता है, तो उसको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। तो ओल्ड रिजीम का मतलब यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पुराने वाले रूट्स से ही चेक करना है। तो जिसमें ये रूल है कि 0 से 2.5 लाख तक निल है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो टैक्स है वो 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 0 से 2.5 नील है, नो 5 नहीं, 0 के बाद, हाँ 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद अबव 10 30% है। तो 0 से 2.5 लाख तक नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक जो टैक्स है वो 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक जो टैक्स है वो 20% है, और अबव 10 लाख 30। ये ओल्ड रिजीम है। और जो नया वाला है उसमें 0 से 2.5 है, 2.5 से 5 है, 5 से 7.5 है, 7.5 लाख से फिर 10 है, 10 से 12.5 है, 12.5 से, तो बच्चों वो कुछ टैक्स के स्लैब्स बनाए हैं उन्होंने, वो उसमें स्लैब्स ज्यादा है, टैक्स कम है, मगर डिडक्शंस नहीं है। तो ओल्ड और नए टैक्स रजीम में यही फर्क है कि डिडक्शंस तो अभी बच्चों, इवन आई हैव सीन पीपल आर प्रेफरिंग ओल्ड, ऑल्दो लोग डिफरेंस लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब सक्सेसफुल नहीं बनाया जो मैम है निर्मला सीतारमन जी, तो वो बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उससे। ये बच्चों, एक तो मैंने ये आपसे कन्वे किया कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो बच्चों यही है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का है, और फिर एक इस तरह का आता है हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों जो लेट आउट हाउस होता है उसकी एनुअल वैल्यू निकलती है, वो रेंटल वैल्यू होती है। रेंटल इनकम निकालने के लिए उसी को हम एनुअल वैल्यू बोलते हैं, कि यदि कोई मकान किराए पर दिया जाता तो कितना किराया मिलता, तो उसमें जो भी हायर होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तब हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है। ये जो मैं बातें बताने लग रहा हूँ ये बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी हेड की है। बाकी बच्चों इनकम टैक्स तो एक न्यूमेरिकल अप्रोच से सीखा जाता है, कोई 1.5 घंटे में तो नहीं सीख सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड
तो नहीं, बट इट इज टेक्निकल। जनरल लिखते हैं तो बात नहीं बनती है। तो हमको और एक और बात यहाँ पर मेरे को याद आती है बच्चों इनकम टैक्स पढ़ाने में, कि इनकम टैक्स के रूल अकाउंट से अलग होते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हो, काफी रूल तो सेम होते हैं मगर बाकी रूल अलग भी होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का रूल है बिल्कुल अलग है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला रूल लगता है। और डेप्रिसिएशन इसमें जो लगता है इनकम टैक्स में, वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है और उसके कुछ रिकमेंडेड रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के जो लगते हैं। कि प्लांट एंड मशीनरी है तो कुछ पे 15% है, कुछ पे 40 है, ऐसे कुछ ब्लॉक्स उसके हैं। और फर्नीचर एंड फिटिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो कम है। और बिजनेस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग यदि है, ऐसे अलग अलग स्लैब्स हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स का एक ही ब्लॉक है, अराउंड 13-14 ब्लॉक्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, मशीन ए खरीदी, वो भी 15% कैटेगरी की है, मशीन बी भी 15% की है, तो हम इसको बोलते हैं सेम ब्लॉक में आ जाएगा। तो वो दोनों मशीनें जुड़ जाएंगी एक ही ब्लॉक, ब्लॉक मतलब चंक। ये दोनों हाथों को जोड़ा ऐसे तो ब्लॉक हो गया, प्रोवाइडेड दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, एक ही रेट हो और वो सिमिलर टाइप हो। अब जैसे ऑल इंटेंजिबल एसेट जो हैं, जो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनका एक ही ब्लॉक है, उसका हेडिंग है इंटेंजिबल एसेट, उस ब्लॉक पे 25% डेप लगता है। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स का रूल है। और डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचने से जो कैपिटल गेन होता है ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचने से जो कैपिटल गेन होता है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और बिजनेस और प्रोफेशन की जब हम इनकम निकालते हैं, यदि हमको P&L मिलता है तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट आर द अलाउड इनकम एंड व्हाट आर द अलाउड एक्सपेंडिचर अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो बच्चों अलाउड एक्सपेंडिचर पे ज्यादा आता है। तो अलाउड का मतलब है वो जो खर्चा है बिजनेस का खर्चा हो और बिजनेस को चलाए रखने के लिए जरूरी हो, और कॉमर्शियल एक्सपीडियंसी हो, वो खर्चा नेसेसिटी होनी चाहिए। अब जैसे आप बिजनेस चला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाटर चार्जेस हैं, क्लीनिंग मेंटेनेंस वगैरह है, जहां पर आपका बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, तो ये खर्चे सब अलाउड होते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर रूल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स अलाउड होता है। पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता है, और पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन अलाउड नहीं है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। तो एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, टेक्निकल वर्ड है कॉमर्शियल एक्सपीडियंसी का। कॉमर्शियल एक्सपीडियंसी का मतलब है कॉमर्शियली उस बिजनेस को करने के लिए वो खर्चा जरूरी है। तो इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में वो खर्चे का रोल होता है। हम सीधा देखते हैं यार ये मेरी दुकान के लिए खर्चा है या नहीं, ये बिजनेस कर रहा हूं, मैं विज्ञापन दे रहा हूं, जरूरी है तो घट जाएगा। तो इसको कमर्शियल एक्सपीडियंसी बोलते हैं। हम दुकानों में एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, कस्टमर आ रहा है, आप उसे चाय कॉफी, एक कल्चर है हॉस्पिटैलिटी, आप उसको अटेंड कर रहे हो, तो ये भी घट जाता है। विज्ञापन दे रहे हो, घट जाता है। तो ये इसको कमर्शियल एक्सपीडियंसी बोलते हैं। स्टाफ भी चाहिए होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सब खर्चे अलाउड है। तो पूछते हैं क्या अलाउड है, क्या डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से लगता है, अकाउंट्स के हिसाब से लगता है? नो, सेपरेट रूल्स हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं है कुछ, बस एक WDV मेथड है और ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। अब जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर है, उस पर 10% का ब्लॉक है सपोज, तो वो सारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स 10% ब्लॉक में एक साथ आ जाएगा। और मशीनों पे जो पॉपुलर है वो 15% है, तो ऑल 15% वाली मशीनें पुट टुगेदर होकर एक ब्लॉक बन जाएगा। और WDV के उसकी WDV मेथड पे हम डेप लगाते हैं। तो और बिजनेस की इनकम क्या है? सेल ऑफ गुड्स है, कमीशन है, बिजनेस से रिलेटेड हो। अब जैसे मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला, कोई कहेगा ये तो हमने बिजनेस के पैसे को इंटरेस्ट मिलेगा, नो। इंटरेस्ट के लिए प्लीज ध्यान से सुन लीजिए कौन सा हेड है, अदर सोर्सेज। तो वहां जब आप कहेंगे सर बिजनेस का पैसा था, वो कहते हैं नहीं, हेड 5 है, जब इंटरेस्ट के लिए एक हेड बना रखा है अदर सोर्सेज, वहां ले जाओ। आप बोल रहे हो सर मैं इसको अकाउंट्स के PL में लेता था, हमेशा इंटरेस्ट को क्रेडिट कर, वो बोलेंगे साहब ये अकाउंट्स नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है। अब आप बोल रहे हो गोडाउन का रेंट है, बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ। तो कुछ चीजें इनकम टैक्स में हैरान करने वाली हैं, लेकिन बात यह है कि हम 5 हेड्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है बच्चों, वो क्या है? वो यही तो है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हम उनको पढ़ रहे हैं। और अलग अलग जो जिस हेड में जाएगा वहीं पर तो जाएगा, हर चीज का एक रोल है कि ये कहाँ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप इनकम टैक्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बच्चों मैंने एफर्ट किया, थैंक यू।